तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक हमारे 7 लेक्चर्स पूरे हो गए थे। तो ये हमारा 8th लेक्चर होगा और यहाँ पर आपका चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद आपका चैप्टर 1 एंड हो जाएगा, ठीक है? तो चैप्टर 8 चालू करने से पहले चैप्टर 8 का सॉरी लेक्चर 8 चालू करने से पहले थोड़ा-सा लेक्चर 7 का आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। तो देखो, हमने लेक्चर 7 में देखा था कैपिटल, कैपिटल के बारे में देखा था कि ये मालिक का पैसा होता है, ठीक है? फिर हमने सेल्स के बारे में देखा था कि जितना कमाया धंधा करके। फिर हमने देखा था रेवेन्यू के बारे में कि 2 तरह के रेवेन्यू होते हैं आपका, पहला आपका सेल्स रेवेन्यू होता है, दूसरा आपका अदर रेवेन्यू होता है। फिर हमने कुछ एक्सपेंसेस के बारे में देखा था कि कितना खर्चा हुआ, ठीक है? फिर हमने देखा था एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर हमारे 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 1 साल के अंदर-अंदर जो मिल जाएगा और ये 1 साल के बाद जो मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हमने कुछ प्रॉफ़िट के बारे में देखा था, फिर हमने कुछ गेन्स के बारे में देखा था कि प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट अलग है और गेन्स अलग है, ये हमने समझा था, ठीक है? फिर हमने कुछ लॉस के बारे में देखा था। फिर हमने लास्ट में डिस्काउंट के बारे में देखा था कि डिस्काउंट हमारे 2 तरीके के होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? तो अभी तक हमने लेक्चर 7 तक हमने ये सब देख लिया था। अब बारी है लेक्चर 8 की। तो चलो चालू करते हैं लेक्चर 8 को। प्रोबेबली आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 ये आपका इस लेक्चर के साथ एंड हो जाएगा। तो चलो चालू करते हैं। सम बेसिक टर्म्स के बारे में, मतलब ये अभी भी बेसिक टर्म्स चल रहा है, बट ये थोड़े एक्स्ट्रा टर्म्स है कि क्या-क्या हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं टर्म्स को, ठीक है? तो ये कुछ और बेसिक टर्म्स हैं। तो देखो, अब ड्राइंग्स के बारे में समझते हैं। देखो, ये बच्चों वाली ड्राइंग्स नहीं है, ये कोई ड्राइंग बनाना नहीं है, ये हमारे अकाउंटिंग में यूज़ होता है ड्राइंग्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो क्या होता है, अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर इट्स पर्सनल यूज़। इसका मतलब क्या? देखो, क्या होता है, मान लो बिज़नेसमैन जो है उसने कुछ पैसा लगाया है। अब मान लो उसके घर के भी खर्चे हैं। अब वो मान लो घर-बार वाला आदमी है, वो अकेला कमाता है, बिज़नेस अपना अकेला मेहनत करता है और अकेला पैसा कमाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है हर महीने उसका भी कुछ खर्चा होगा और वो अब कर ही बिज़नेस रहा है, उसका और कोई सर्विस-वर्विस है नहीं। मतलब जॉब-वॉब पे जाता नहीं है, तो अब वो बिज़नेस कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कुछ ना कुछ तो पैसा निकालेगा बिज़नेस से बाहर, कि हर महीने की उसका घर चलता रहे। अगर ऐसा समझिए कि उसका घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ महीने के पैसे निकालेगा। तो उन्हीं पैसे निकालने को हम अकाउंटिंग के टर्म्स में हम ड्राइंग्स बोलते हैं कि जो कैपिटल उसने लगाई है, जो बिज़नेसमैन ने कैपिटल लगाई है, उसमें से वो कुछ कभी-कभी निकाल रहा है, चाहे वो प्रॉफ़िट से हो, चाहे वो अगर मान लो लॉस हो रहा है, फिर भी उसने कुछ निकाल रहा है, तो वो जो निकालने का पैसा होता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंटिंग में। अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, ये ध्यान रखना, पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा वो पैसे। दूसरा फिक्टिशियस एसेट। अब ये क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? देखो, ये एक ऐसी एसेट होती है कि जो ना जो मतलब ज़बरदस्ती की एसेट होती है। ये कोई ना टेंजिबल होती ना इंटेंजिबल होती। जो हमने ऊपर एसेट की डेफिनेशन देखी थी, वहाँ हमने देखा था टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। तो ये दोनों में कवर नहीं होती। तो ये क्या होती है? ये होती है, ये हमने ज़बरदस्ती बनाई हुई एसेट होती है कि मान लो सिर्फ़ जैसे आपको मैंने कहा था कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं हम। और एक हमने लिमिटेशन पढ़ा था अकाउंटिंग का, याद हो आपको शुरुआती क्लासों में, कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है कि हम अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब अकाउंटिंग को हम विंडो ड्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं अकाउंट्स को। कि हमने कहा कि एक जनरल एंट्री तो करनी है, एक एंट्री तो पास करनी है, हमने कोई एसेट दिखानी है अपनी बुक्स में, हमने एक एंट्री डाल दी, एसेट को डेबिट कर दिया, तो बुक्स में एसेट आ गई। तो रियल में तो नहीं आई ना वो, बस हमने एक एंट्री पास कर दी बुक्स में कि जिससे हमारी एसेट खड़ी हो जाएगी बुक्स में। तो ये वही कहना चाह रहा है कि ये वही ऐसी एसेट होती है जो कि फ़िक्टिशियस होती है। ना इसका कोई रियलिटी से लेना-देना होता है, ना इसका किसी चीज़ से लेना-देना होता है। बस ये एसेट हमने इसलिए क्रिएट की हुई है क्योंकि ये जर्नल एंट्री के थ्रू आई हुई है। इसके पीछे कोई मतलब कोई रियल की एसेट नहीं है बिल्कुल भी। ज़बरदस्ती बनाई हुई एसेट, जो कि ना ही टेंजिबल है, ना ही इंटेंजिबल। ये ना ही टेंजिबल होती है, ना ही इंटेंजिबल एसेट होती है। एक जर्नल एंट्री है, सिर्फ़ बस एक ये जर्नल एंट्री है कि हमने मान लो
कुछ भी हमने बस एक जनरल एंट्री पास कर दी और एसेट खड़ी कर दी बुक्स में। अब जैसे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो इसके बारे में आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, तो वैसे है इसका कॉन्सेप्ट है, आगे मैं इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि आपको उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो ऐसा बैकग्राउंड ले लो कि मान लो हमने एक ऐड कराया, हम हमारी कोई कंपनी है, हमने उसके लिए ऐड शूट कराया, जैसे वो टीवी में ऐड वैड देखते हो ना आप लोग, वो शूट कराया। अब उसके लिए शाहरुख खान को हमने बुला लिया। ठीक है, तो हमारी कंपनी की सेल है पूरे साल में 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए हम पूरे साल में कमाते हैं। अब हमने ऐड कराने के लिए बुला लिया शाहरुख खान को, वो सीधा 5 लाख रुपए ले गया हमसे, मान लो 5 लाख रुपए ले गया हमसे। तो अब वो 5 लाख रुपए ले गया हमसे। अब हम कहेंगे यार ये तो हमसे 5 लाख रुपए ले गया। तो अब हम अगर मान लो इस साल हम सीधा 5 लाख रुपए हम सीधा अपनी बुक्स में डाल दें इस साल की, तो 4 लाख का तो हमारे को लॉस दिखेगा। तो हमारे इन्वेस्टर तो भाग जाएंगे, हमारे हम में जो पैसा लगाता है, इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं वो तो भाग जाएंगे कि भाई इसने तो सीधा 4 लाख रुपए का लॉस कर दिया। लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक दिमाग लगाएंगे। हम कहेंगे यार ये जो ऐड है, क्या ये ऐड आज ही हमें बेनिफिट दे देगा? हम कहेंगे नहीं, धीरे धीरे कई सालों में इसकी सेल इम्पैक्ट करेगी। शाहरुख खान से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 साल तक तुम्हारा हम ऐड चलाएंगे अपना अपने नाम से टीवी पे। तो उस 2 साल में सेल आएगी। तो हम क्या करते हैं ना, एक एसेट खड़ी कर देते हैं, एक एक्सपेंस के नाम से एसेट खड़ी कर देते हैं कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि मान लो हमने 5 लाख उसको पे कर दिए, तो 2.5 लाख रुपए हम इस साल खर्चे में ले जाएंगे और 2.5 लाख रुपए हम अगले साल खर्चे में ले जाएंगे। तो इस तरीके से वो खर्चा 5 लाख का अलग अलग सालों में बट गया। ठीक है, तो इसको मैं देखो डिटेल में आपको थोड़े एक आध क्लास के बाद बताऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में है और ये थोड़ा सा लेट आएगा। तो इस अभी तक के लिए इतना समझो कि जो मैंने अभी तक बताया उतना ही आपके लिए अभी रेलिवेंट है। फिर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ये तो जाहिर सी बात है, ये नाम से ही बता रहा है कि मैं ऐसा खर्चा हूँ जो कि पहले पे कर दिया, मतलब अभी खर्चा हुआ नहीं है बट पहले पे कर दिया। एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर विच रिलेट्स टू अनदर ईयर। जाहिर सी बात है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं कि ऐसा एक्सपेंस जो कि पहले पे कर दिया और वो अगले किसी सालों का था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी अपने नाम से बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस हूँ जो कि हो चुका है, आउटस्टैंडिंग है, अभी देना, मतलब उसकी हमने बेनिफिट्स ले लिए और अभी ये आउटस्टैंडिंग में है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, मतलब पे नहीं हुआ, अभी पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग में है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या होती है? अभी रिटर्न्स क्या होती है? अब देखो रिटर्न जो होती है ना वो 2 तरीके की होती है, परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स। अब ये रिटर्न का मतलब क्या होता है? मान लो परचेज रिटर्न का पहले मैं बताता हूँ। मान लो आपने कोई सामान खरीदा, परचून की दुकान का मान लो, आपने अपने पास वाली दुकान से कोई सामान मंगवाया, उसने चावल वाला, आपने घर का राशन मंगवाया, उसने अब आप उसके जो परचून की दुकान वाला था उसने आपको माल भेज दिया। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब सामान आता है घर पे तो क्या मम्मी लोग क्या करती है, वो कभी कभी वापसी करा देती है कि यार ये नहीं चाहिए, ये चावल, या तो चावल गलत आ गए, या चावल कभी पुराने आ गए, या खाने में मज़ा नहीं आ रहा। तो वो क्या करती है, वो वापसी करा देती है कि यार ये वापसी कर ले, हमें नहीं चाहिए, कुछ और दे दे इसके बदले, या फिर पैसे दे दे इसके बदले। तो ये उस दुकानदार के लिए, ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है कि हमने पहले परचेज किया और फिर उसको वापसी कर दिया। तो ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है कि भाई ये हमारा, जाहिर सी बात है, परचेज में से कम हो जाएगा। हमने ओवरऑल मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा था, 100 रुपये का सामान खरीदा था, उसमें से 20 रुपये हमने वापसी कर दिया, तो नेट परचेज हमारी 80 की आएगी, नेट परचेज हमारी 80 की आएगी। तो ये वो है, परचेज में से माइनस हो जाएगा। अब ये अगर ये दुकानदार के प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो ये उसके लिए सेल्स रिटर्न होगी। अगर एक के लिए परचेज रिटर्न है तो दूसरे के लिए सेल्स रिटर्न होगी कि मान लो उसने वो बुक्स में एंट्री करता होगा कि सेल कर दिया हमने, या डाटा टू सेल करा होगा, या जो भी एंट्री करी होगी कैश टू सेल करा होगा। तो उसने जब सेल कर दिया तो अब आपने उसका वापसी कर दिया,
तो अब वो भी तो वापसी घुमाएगा ना एंट्री, क्योंकि बुक्स दोनों तरफ बन रही है, वो भी बना रहा है, आप भी बना रहे हो। तो उसके लिए ये परचेज रिटर्न बन जाएगी सेल्स रिटर्न। ऐसे ही उल्टा इन दोनों में उल्टा चलता है, एक के लिए परचेज रिटर्न, दूसरे के लिए सेल्स रिटर्न, एक के लिए सेल्स रिटर्न, दूसरे के लिए परचेज रिटर्न। बेचा हुआ सामान वापस आ गया, तो उसने जो बेचा था हमें सामान वो वापसी आ गया। ठीक है, अब अगला अगला पॉइंट समझते हैं, स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक और इन्वेंट्री देखो दोनों एक ही टर्म्स होती है, मतलब दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं। या तो आप स्टॉक बोल लो या आप इन्वेंट्री बोल लो। गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड एज ऑन डेट, मतलब एक डेट पे, चाहे वो कोई सी भी डेट हो, क्लोजिंग डेट हो, चाहे वो कैसी भी डेट हो, कितना माल बिका हुआ नहीं है, अभी कितना माल बचा हुआ है हमारे पास, वो होता है हमारा स्टॉक। कितना माल बचा हुआ है हमारे पास, वो होता है हमारा स्टॉक। अब स्टॉक भी वैसे दो तीन तरीके के होते हैं, देखो अभी इसमें नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि स्टॉक भी दो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है WIP, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है रॉ मटेरियल। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, देखो रॉ मटेरियल तो होता है आपका कच्चा माल। मान लो आप ये पेन बना रहे हो, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें ये पेंट भी लग रखा है, इसमें कोई निप भी है, ये निप भी है। तो इसके जाहिर सी बात है, आपके पास ये रॉ मटेरियल आपने मंगवाया होगा कहीं से, तो वो आपका प्लास्टिक अलग पड़ा होगा, इस पे जो कलर डला है वो अलग होगा, तो वो कच्चा माल है, वो अभी तक फिनिश प्रोडक्ट में नहीं बना हुआ। तो ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक। फिर दूसरा होता है हमारा फिनिश गुड्स। मान लो आपने पेन बेचते हो, पेन बना के रख दिया आपने, ये फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, अब ये बिकने को एकदम तैयार है। तो अब आपने, लेकिन अभी तक बिका नहीं है, तो आपने इसको अपने स्टॉक में रख रखा है। तो ये हो गया आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो फिर ये WIP क्या हुआ, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अब मान लो हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं, वो मान लो 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो फैक्ट्रियाँ जो होती है वो कभी बंद नहीं होती। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ माल मशीनों में हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है कि कुछ माल मशीनों में लगा हुआ हो, कुछ पेन्स अभी बन रहे हो, कुछ कुछ अभी किसी पे कुछ काम बाकी हो, किसी पे कुछ काम बाकी हो, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो जो आइटम होगा वो आएगा WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस। ये नाम से बता रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये देखो ट्रेड रिसीवेबल, अब ये भी इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, ट्रेड रिसीवेबल बोल लो या फिर डेटर्स बोल लो, दोनों सेम बात है, ट्रेड रिसीवेबल बोल लो या फिर डेटर्स बोल लो। देखो इसका मैंने बनाया जिगरी दोस्त, ये डेटर्स मतलब जिगरी दोस्त, मतलब जिनको हमने उधार दिया हुआ, मतलब जिससे पैसा आना है, जिससे पैसा आना है। अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल, आपने जो सेल करी है उसके अगेंस्ट में जिससे पैसा आना है, आपने जो सेल करी है उसके अगेंस्ट में जिससे पैसा आना है, वो हो गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल बोल लो या डेटर्स बोल लो। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स, अब ये भी इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, या तो ट्रेड पेबल्स बोल लो या क्रेडिटर्स बोल लो, दोनों एक ही बात है। अब ये हो गए पापा, कि देखो चाहे आप कितने भी वो हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी कुछ भी हो जाओ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लेन देन तो रहता है, अपने अपने पापा के साथ लेन देन तो रहता है, और वो उनका हमेशा आप पे उधार रहेगा ही रहेगा। तो ये वो लोग हैं। अमाउंट पेबल अगेंस्ट सेल, मतलब आपने किसी को पैसा अभी देना है, उसने आपको माल बेच दिया, आपने अभी उनको पैसा देना है वापसी, तो वो हो गया अमाउंट पेबल अगेंस्ट सेल। तो ये हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स का वो समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम अगला देखते हैं, बिल्स क्या होते हैं। अब ये बिल्स क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, लेन देन की पर्ची। देखो इन इन सिंपल टर्म्स में बताऊँ आपको, तो ये क्या होता है, एक तरह से मान लो कभी अभी तो फिलहाल ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहले चलता था ये चीज़ कि मान लो आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, आपने कोई सामान वामान खरीदा, और आपको उस बंदे को पैसे देने हैं, ठीक है। अभी आप पे पैसे नहीं है, आपने कहा कि आपने लिख के दे दिया 100 रुपये, आपने एक पेज उठाया, उस पे लिख दिया मेरे को आपको 100 रुपये देने हैं, ठीक है, मेरे को आपको 100 रुपये देने हैं, और आपने अपने साइन वाइन करे, उस पेज पे साइन वाइन करे, और उस बंदे को दे दिया कि मैं आपको 1 महीने बाद 100 रुपये दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो पर्ची है, मान लो वो जो बंदा था जिसको आपने दिया ये 100 रुपये देने वाला, कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, उस बंद
उस बंदे को किसी और को पैसे देने थे, मतलब उस बंदे ने भी तो आगे से कहीं से माल खरीदा होगा, तो हो सकता है कि उस बंदे को आगे किसी को पैसे देने हो, तो उसने वो पर्चा आगे को दे दिया कि भाई देख, मेरे को उस बंदे से पैसे लेने हैं, तू ऐसा कर, ये पर्ची पकड़, और वो जब आएगा ना, तू उससे डायरेक्टली ले लियो, तू उससे डायरेक्टली ले लियो। तो यही जो वो पर्ची हुई, ये वो पर्ची हुई बिल्स। उस पर्ची को बोलते हैं बिल्स, अकाउंट्स की बुक्स में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो देखो अब समझते हैं इसको कॉन्सेप्चुअली। बिल्स पेबल दो तरह के होते हैं और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल देखो जाहिर सी बात है, पेबल का मतलब क्या, पैसा देना है। तो ये ऐसे बिल्स है, एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर, मतलब पैसा देना है। एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर मतलब हमने हमें किसी को पैसा देना था, हमने उसके अगेंस्ट में अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं, मेरे को तुम्हें पैसा देना है और मैं तुम्हें इतने टाइम बाद या इतने वक्त बाद आपको पैसा दे दूंगा। हमने एक्सेप्टेंस दे दी क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसको हमें पैसा देना होता है, ठीक है। हमने उसके अगेंस्ट में एक एक्सेप्टेंस दे दी पर्ची पे कि भाई हम आपको पैसा देना, हम मानते हैं इस बात को कि हमें पैसा देना है आपको, और या आप ये पर्ची पकड़ लो और हम आपको पैसा दे देंगे। अब बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा आना है। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मतलब मान लो अब आप अपने को दुकानदार की जगह रखो, किसी बंदे ने आपको एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई डेटर से, मतलब उसको पैसे देने थे, डेटर पैसा देता है हमेशा। तो डेटर ने एक्सेप्टेंस दे दी पर्ची पे लिख के कि हाँ मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो ये हो गई बिल्स रिसीवेबल। अब देखते हैं डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट क्या होता है ना, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं। वैसे हमने यहाँ देखा तो था यार डिस्काउंट, डिस्काउंट वैसे हमने देख लिया यहाँ पर, फिर भी देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। बिजनेस की वजह से डिस्काउंट और टाइम से पेमेंट करने का डिस्काउंट, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो हो सकता है आपको ये पता हो बिजनेस की वजह से डिस्काउंट क्या होता है और टाइम से पेमेंट करने की वजह से क्या डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया रीबेट। रीबेट क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी एक्सेस सप्लाई। मान लो देखो रीबेट का मतलब क्या हुआ ना, मान लो आपके, जैसे आपने चावल देखे होंगे, कोई जैसे दुकानदार होता है, चावल चावल बेच रहा है वो, उसका चावल बेचता है वो। तो मान लो कभी कभार क्या होता है, चावल में वो कीड़े से लग जाते हैं, घुन घुन बोलते हैं शायद उसे, चावल में कीड़े से लग जाते हैं, तो अब उसका स्टॉक निकल नहीं रहा। और अभी इतना भी नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ही सड़ गया कि खाने लायक ही नहीं बचा, अभी है थोड़ा बहुत। अभी आपने देखा होगा कभी मम्मी लोग वो छानती है, कभी कभी चावल छानती है, तो वो इतना इतना भी नहीं होता कि वो खाने लायक नहीं है, बट थोड़े उसमें आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, दुकानदार को लगा कि यार 100 रुपये की उसकी वैल्यू थी, अब क्या हो रहा है, इसमें वो कीड़े कीड़े से लग रहे हैं, घुन घुन से लग रहे हैं। तो मान लो 20 रुपये सस्ता, मैं 80 में बेच देता हूँ इस प्रोडक्ट को। तो ये वो क्या करेगा, ये रीबेट दे दी उसने, ये रीबेट दे दी कि 100 रुपये के उसमें 20 रुपये मैंने आपको रीबेट दे दी, 80 रुपये में ले जाओ मुझसे। तो ये रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी या एक्सेसिव सप्लाई, या कभी कभार ऐसा होता है चावल बहुत ज़्यादा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, अब निकल रहा है नहीं, बिक रहा है नहीं चावल। तो लेकिन चावल एक सीज़न आता है, चावल बहुत हो जाती है हमारे दिल्ली या इंडिया में खेती बहुत हो जाती है चावलों की, तो एक्सेस चावल आता है। तो अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डिमांड है नहीं, इतना बिक नहीं रहा है। तो कब बंदे क्या करते हैं, चल थोड़ा सा प्राइस नीचे करके बेचो इसे, जितना बिक सकता है बेचो। तो ये वही चीज़ है, एक्सेसिव सप्लाई हो गई। ठीक है, तो अब हम रीबेट समझ गए, रीबेट क्या है। अब देखो बैड डेट्स, दोस्त को दिया हुआ पैसा। देखो दोस्त को दिया हुआ पैसा, बैड डेट्स मतलब आपने, डेट मतलब क्या होता है, डेट मतलब होता है आपने उधार दिया हुआ है, आपने उधार दिया हुआ है, जैसे डेट से बना डेटर्स, जिससे पैसा आना है, जिससे पैसा आना है, जिससे पैसा आना है। अब वो क्या हुआ, डेटर से बैड हो गया, मतलब डेटर बैड हो गया, डेटर बुरा हो गया। बुरा होने का मतलब डेटर अब पैसे दे ही नहीं सकता। डेटर अब जो है वो पैसे, उससे हम पैसे ले ही नहीं सकते, वो बैड हो गया। अब ले नहीं सकते, अब वो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब वो रीजन तो देखो प्रैक्टिकल उस पे पता चलता है सिनेरियो पे कि रीज़न क्या है, बट ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि हम उससे पैसा निकलवा ही नहीं सकते, तो वो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो वही दोस्त को दिया हुआ पैसा, दोस्त को जो पैसा दे रखा उधार पे, वो बैड डेट्स ही समझो उसको, उसको कभी मत समझो कि वो वापसी आएगा आपके पास। डेट नॉट रिकवरेबल, डेट नॉट रिकवरेबल कि अब वो रिकवरी नहीं हो सकती उस डेट की। अब आगे देखते हैं, अगला देखते हैं।
बुक्स बुक्स क्या होती है? खाते। देखो बुक्स हम अब इतनी देर से देख रहे हैं कि रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। हम एक ऐसे खाते से बनाएँगे। अब आगे वाले लेक्चरों में हम खाते-खाते बनाएँगे, जिसको हम लेजर्स बोलेंगे, जिसको हम अकाउंट बोलेंगे। ये अलग-अलग टर्म्स बोलेंगे हम उसको, उसमें हम लिखते चले जाएँगे चीज़ों को। तो वो होती है हमारी बुक्स। उनको पूरे को अगर हम एक उसमें रख दें, तो वो पूरी बुक्स कहलाती है कि ये हमारी बुक्स है। इसमें हमारी कैश कैश की और परचेज़ की और सेल की, इन सब की ट्रांज़ैक्शन होगी, वो पूरे बुक्स कहलाती है। इन विच ट्रांज़ैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इन विच बुक्स होती है, इन विच ट्रांज़ैक्शन आर रिकॉर्डेड। खाते, इसको हम खाते भी बोलते हैं। अपने खाते दिखाओ, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, कभी-कभार इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो अपनी बुक्स निकालो, अपनी बुक्स निकालो, अपने खाते दिखाओ। तो ये वही खाते हैं। बुक वैल्यू, अब देखो ये बुक वैल्यू क्या होती है? अब हमने देखा बुक्स, बुक्स मतलब खाते। अब खातों में जिस जिस फिगर्स पे लिखा हुआ है वही हमारी बुक वैल्यू होगी, ज़ाहिर-सी बात है। खातों में जिस जिस अमाउंट पे लिखी हुई है चीज़ें, जिस मान लो हमने कोई मशीन खरीदी ₹100 की, तो वो ₹100 की हमने उसको अपनी बुक्स में लिख दी, तो यही तो उसकी बुक्स वैल्यू है, यही तो उसकी बुक वैल्यू है। जिस वैल्यू पे हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वही हमारी बुक वैल्यू है। वैल्यू एक्जिस्टिंग इन द बुक, वैल्यू एक्जिस्टिंग इन द बुक, बुक में जो वैल्यू वही बुक वैल्यू, ज़ाहिर-सी बात है। अब डेप्रिसिएशन देखो, इसका तो पूरा कॉन्सेप्ट, इसका तो पूरा चैप्टर ही है, बल्कि कॉन्सेप्ट तो क्या पूरा चैप्टर ही है आपकी उसमें। अभी के लिए इतना समझ लो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टेयर और ड्यू टू टाइम। मान लो, अब आपने ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, आप कभी कभार आपके पास एक गाड़ी होगी, मान लो आपने वो गाड़ी खरीदी थी 1 लाख रुपए की सन 2020 में। ठीक है, अब आपने 2020 में वो 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी। अब 2024 चल रहा है, तो आज आप उसको बेचने जाओगे, तो आपको क्या लगता है वो 1 लाख की ही बिकेगी? नहीं। कभी जाना, कभी अपनी कोई बाइक, अपनी कोई साइकिल, या अपनी कोई स्कूटी, या जो भी होगा लेके जाना, जितने की आपने खरीदी थी, उससे वो ज़ाहिर-सी बात है, अब 1 लाख की खरीदी थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपए की बिक जाएगी, 30,000 रुपए की बिक जाएगी, जितने की भी बिक जाएगी। तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यू में ना काफ़ी गिरावट आई है, उसकी वैल्यू में काफ़ी गिरावट आई है। तो वो क्यों आई है? वो आई है डेप्रिसिएशन की वजह से, कि उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है? डिक्रीज़ इन वैल्यू, वैल्यू में गिरावट एक एसेट की। ये हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन जो आएगा वो हमेशा एसेट पे आएगा। क्यों? अब हम कहेंगे, मान लो आपने एक किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया है, तो अब आप ये थोड़ा कहोगे कि भाई तेरी वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन लग गया, अब तू मुझसे 50,000 रुपए ही मैं वापसी दूँगा। 1 साल के लिए मैंने लिया, तो उससे तेरे को 50,000 रुपए ही वापसी दूँगा। तो क्योंकि ये लायबिलिटी हो गई, आपने उधार लिया, आपकी लायबिलिटी हो गई। तो ऐसा तो कह नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमेशा एसेट की वैल्यू पे ही लगेगा, मतलब एसेट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। ड्यू टू किसकी वजह से? वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब यूज करने की वजह से। आपने जो गाड़ी ली थी उसको यूज भी तो कर रहे होंगे। हालांकि आपने उसको, मान लो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आपने यूज ही नहीं किया, बट बाहर धूल तो खा रही है, हवा में तो है वो, उसके ऊपर पक्षी तो बैठेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हवा मतलब कुछ ना कुछ वियर एंड टियर तो होता रहेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि वो बिल्कुल ही आपने ऐसी प्रिजर्व करके रख दी कि बिल्कुल ही वो हो जाएगी, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, हवा उसको कुछ नहीं करेगी, तो वियर एंड टियर तो होएगा ही। चाहे आप उसको चलाओ मत, खड़ी रखो, लेकिन वियर एंड टियर तो होता ही रहेगा उसका। ड्यू टू टाइम, टाइम की वजह से। देखो टाइम की वजह से, अब ये थोड़ा है कि टाइम टाइम भी तो पुराना हो रहा है। मान लो अब आप जैसे 2020 की गाड़ी लेके जाते हो, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन सा मॉडल है जी, ये बताओ कौन सा मॉडल है। अब आप कहोगे 2019 मॉडल है, तो वो टाइम की एक वैल्यू बना देते हैं कि भाई 2019 का मॉडल है, ठीक है, वेयर एंड टियर उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उस हिसाब से आपकी वैल्यू निकल के आएगी कि आपकी करेक्ट वैल्यू क्या है चीज़ की। तो ठीक है, आपका लेक्चर ये यहीं ख़त्म करते हैं। आपका चैप्टर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको पूरे उसके साथ बताया, क्रक्स के साथ बताया। अब ऐसी धीरे-धीरे लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको पता है आपको आगे क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको फ़ॉलो करो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ फैला दो, और बिल्कुल, और आगे से बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम टेंशन नहीं है। अच्छी लग रही है तो यार बिल्कुल कमेंट में बताया करो ना यार, अच्छी लग रही है तो। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।